हेलो स्टूडेंट्स, मैं वसीम अकरम वास्ट में आपका स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं SKMU दुमका यानी कि सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका का यूजी सेमेस्टर 4 वालों के लिए सेशन की बात करें 2023 से 27 में जो भी स्टूडेंट है उनका एक पेपर होता है जिनका नाम है BAC2। BAC2 मतलब वैल्यू एडेड कोर्स 2। ये पूरा जो पेपर है ये ऑब्जेक्टिव मोड में होगा, 50 मार्क्स का होगा और इसी का हम लोग एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं जिनका नाम है हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन। ध्यान दीजिएगा, हेल्थ वेलनेस एंड योगा एजुकेशन ये है हमारा सब्जेक्ट। स्पोर्ट्स एंड फिटनेस भी इसी में इंक्लूड रहता है, तो ध्यान दीजिएगा। इसी हम लोग यूनिट 1 कर रहे हैं और यूनिट 1 में हम लोग ये आज तीसरा लेक्चर कर रहे हैं और इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्लीट थ्योरी। और ये जो थ्योरी पढ़ेंगे इसी थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 4 में हम लोग ऑब्जेक्टिव कराएंगे, MCQs कराएंगे। आज का जो चैप्टर है उनका नाम है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, यानी कि हमारे स्वास्थ्य को जो भी इफेक्ट करते हैं, जो भी प्रभावित करते हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर टॉपिक ही हमारा के फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग हेल्थ, यानी कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा जो हेल्थ है, इसको कौन कौन से फैक्टर्स है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा या खराब बनाते हैं। बात समझे, दुनिया में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को खराब या अच्छा बनाते हैं, यही चीजें आज हम लोग इस पूरे लेक्चर में देखने वाले हैं। वीडियो होगा थोड़ा सा लंबा, कोई दिक्कत नहीं है, धैर्य बना के रखिएगा। यानी कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। तो चलिए यहाँ पर एक डेफिनेशन है, पहले स्वास्थ्य कहते किसको है, तो कहा जाता है डेफिनेशन के हिसाब से कि हमारे शरीर में कोई रोग का अनुपस्थित होना, यानी कि अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है इसका मतलब हरगिज ये नहीं हुआ कि हम लोग स्वस्थ हैं। बात समझे, अगर हमारे शरीर में कोई रोग नहीं है यानी कि रोग अनुपस्थित है, इसका हरगिज मतलब नहीं हुआ कि हम जो है स्वस्थ है। बात समझे, हम जो है स्वस्थ है, बल्कि हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य है, हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य है, हमारा जो सामाजिक खुशहाली का जो अवस्था है, ये पूरी तरह से कंप्लीट होनी चाहिए। बात समझे, हम स्वस्थ तभी कहलाएंगे जब हम शारीरिक रूप से भी फिट होंगे, मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे और हम जो है सामाजिक रूप से प्रफुल्लित होंगे, तभी हम कहलाएंगे कि मैं क्या हूँ, स्वस्थ हूँ। बात समझे, ऐसा नहीं है कि हमारे शरीर में बुखार खत्म हो गया तो स्वस्थ हो गया। भाई हमारे शरीर में मान के चलिए कि टाइफाइड था तो टाइफाइड खत्म हो गया मैं स्वस्थ हो गया, ऐसा नहीं है। दिमाग में अगर कीड़ा भरा हुआ है, दिमाग में अगर गाली गलौज भरा हुआ है तो आप स्वस्थ नहीं है। सामाजिक भी देखा जाता है, आपका दूसरे के साथ व्यवहार कैसा है, इन चीजों को भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। मानसिक स्थिति आपकी कैसी है, कोई पागल मान के चलिए वो तंदुरुस्त है, पागल है भाई, वो बीमार है मानसिक रूप से, समाज में सबको परेशान किया हुआ है, सामाजिक रूप से भी बीमार है। और शरीर खाली फिट रहने से नहीं होगा। आप समझे कि नहीं समझे, शरीर तो फिट हमारे राजा साहब का भी है, समझ गए होंगे। चलिए अब देखिएगा, इसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी जो हेल्थ है, हमारे जो स्वास्थ्य है, उस कई ऐसे चीज है, कई ऐसे कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा स्वास्थ्य कैसे अच्छा होगा, कैसे हमारा स्वास्थ्य खराब होगा, इन चीजों को बहुत सारे कारक जो है इफेक्ट करते हैं। यानी कि हमारा स्वास्थ्य बहुत चीजों पर निर्भर करता है। ये कह रहा है कि जो ये निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति स्वस्थ रहेगा या बीमार होगा, कौन निर्धारित करते हैं, वही फैक्टर्स निर्धारित करते हैं, वही कारक निर्धारित करते हैं। मान के चलिए आप खा लिए कच्चा तेल, पी लिए 5 लीटर, बीमार पड़िएगा, यानी कि एक फैक्टर्स हो गया कि आपका डाइट कैसा है, आपका खाना कैसा है। यानी खाना अच्छा रहेगा तो आप स्वस्थ रहिएगा, तो खाना क्या हो गया, एक फैक्टर्स हो गया। खाना खराब रहेगा तो आप बीमार पड़िएगा। मान के चलिए आप नहाते हैं 2 महीना में एक बार, यानी कि आप साफ सफाई कैसे रहते हैं, अगर साफ सफाई अच्छे से रहते हैं तो बीमार नहीं पड़िएगा, स्वस्थ रहिएगा। साफ सफाई नहीं करते तो आप बीमार पड़ जाइएगा। तो साफ सफाई क्या हो गया, एक फैक्टर्स हो गया। उसी तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे टोटल 8 फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो 8 का नाम जान लेते हैं। पहला फैक्टर्स है जेनेटिक फैक्टर्स, यानी अनुवांशिक कारक, इसको हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे यहीं पर, ठीक है। दूसरा है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, अनुवांशिक कारक होता है कि आपके माता पिता को अगर कोई बीमारी है तो वो बीमारी आपको भी होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अनुवांशिक कारक, यानी इस पर निर्भर करता है कि आप स्वस्थ रहिएगा कि बीमार पड़िएगा। कि माता पिता के अनुवांशिक यानी कि आपके माता पिता के डीएनए पर भी निर्भर करता है कि आप स्वस्थ रहिएगा कि बीमार पड़िएगा। बात समझे। दूसरा है लाइफ स्टाइल फैक्टर्स, यानी कि आपका खान पान रहन सहन कैसा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका
बीमार पड़िएगा कि स्वस्थ रहिएगा। तीसरा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि आपका समाज कैसा है, आपका पर्यावरण, आपके आस-पास साफ-सफाई है कि गंदगी है, ये भी डिपेंड करता है। चौथा है सोशल फैक्टर्स, यानी आप किस समाज में रहते हैं, आप किसी बुरे समाज में रहते हैं, आप किसी मतलब पढ़े-लिखे समाज में रहते हैं, आप किसी मूर्ख समाज में रहते हैं, आप ऐसे जगह पे रहते हैं जहाँ पर एम्बुलेंस आज जा नहीं सकता, आप गली-कूची में रहते हैं जहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है, तो ये भी डिपेंड करता है। चलिए इकोनॉमिक फैक्टर भी डिपेंड करते हैं कि आप जो है आपके पास पैसा है या नहीं सफिशिएंट मात्रा में इलाज कराने के लिए, तो ये भी एक फैक्टर्स हो जाता है। एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैक्टर्स, यानी कि आप जागरूक है कि नहीं, आप शिक्षित है कि नहीं, बीमारी के प्रति आप जागरूक है कि नहीं, ये भी एक बड़ा फैक्टर हो जाता है। फिर है सातवां हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी कि आप साफ-सफाई और स्वच्छता पर ध्यान देते हैं कि नहीं, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। और सबसे लास्ट में है मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स, यानी कि आपके जो मानसिक स्थिति है, वो कैसी है, आपकी सोच कैसी है, आपकी भावना कैसी है, इमोशन कैसा है, तो वो चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आप स्वस्थ रहिएगा कि बीमार पड़िएगा। चलिए एक-एक करके सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर जेनेटिक फैक्टर्स, याद रखिएगा जेनेटिक फैक्टर्स। तो जेनेटिक फैक्टर्स को हम लोग समझते हैं, यानी कि एक घर के ज़रिए हम लोग समझते हैं। एक घर जो बनता है एक पूरा जो घर बना, मान के चलिए एक आपका घर जो है, वो घर बना है छोटे-छोटे ईंटें से मिलकर के। आपका जो घर है, वो छोटे-छोटे ईंटों से मिलकर के बना होता है। अब वो ईंटा के अंदर में बहुत सारे बालू मिट्टी होते हैं। अब उस एक ईंटा के अंदर में बहुत सारे बालू मिट्टी होते हैं। बात समझे? उसी तरह से हमारा जो शरीर है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जैसे घर बहुत सारे ईंटों से मिलकर के बना होता है, उसी तरह से हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है। और हर एक कोशिका के बीचों-बीच में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। बात समझे? हर एक कोशिका के बीचों-बीच में क्या होते हैं? डीएनए होते हैं। यानी कि जो हमारा शरीर है, ये बहुत सारी कोशिकाओं से मिलने से बना है और एक कोशिका को पकड़ेंगे ना, तो उस कोशिका के बीचों-बीच में क्या होगा? डीएनए पाया जाता है। उस कोशिका के बीचों-बीच में एक डीएनए होगा। अब डीएनए भी छोटा हो गया, तो डीएनए के अंदर में भी कुछ चीज़ होते हैं। तो डीएनए के अंदर में 23 यानी कि 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, क्रोमोसोम पाए जाते हैं। बात समझे? 23, 46 गुणसूत्र, 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। चलिए इसको ऐसे समझते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये है आपका शरीर। सबसे पहले ये है आपका शरीर। शरीर जो है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बना होता है, कोशिका से मिलके बना होता है। एक कोशिका को तोड़ेंगे ना तो उसके अंदर में निकलेगा बीच में डीएनए। डीएनए के अंदर होता है 23 यानी कि 23 जोड़ा गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। और गुणसूत्र के अंदर में होते हैं जीन। गुणसूत्र के अंदर में क्या होते हैं? GENES, जीन। जीन होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि आप बीमार पड़िएगा कि आप स्वस्थ रहिएगा। बात समझे? वो जीन ही डिसाइड करता है कि आप बीमार पड़िएगा कि आप स्वस्थ रहिएगा। यानी कि आपके माता-पिता का जो जीन है, उसका कुछ हिस्सा आपके शरीर के जीन में भी आ जाता है। यानी कि आपके जो माता-पिता हैं, उनका गुण, उनका जीन आपके जीन में भी आ जाता है, आपके शरीर में भी आ जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? उसी चीज़ को यहाँ पर मैं समझा रहा हूँ कि हमारा शरीर जो है अरबों-खरबों कोशिकाओं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल, तो हमारा शरीर अरबों-खरबों कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है और हर एक कोशिका के अंदर और हर कोशिका के केंद्र में डीएनए होता है। अभी डीएनए के अंदर में भी होगा क्या? डीएनए के अंदर में होता है 23 गुणसूत्र, क्रोमोसोम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में। कितने गुणसूत्र? 46 गुणसूत्र होते हैं हमारे शरीर में। ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा। 46 गुणसूत्र और गुणसूत्र के अंदर में पाए जाते हैं जीन। क्या पाए जाते हैं? तो गुणसूत्र के अंदर में ये जो जीन है, जीन पाए जाते हैं। वो जीन परी वाला जीन नहीं, ये जीन शरीर में पाए जाते हैं और यही जीन डिसाइड करता है कि आप बीमार पड़िएगा कि स्वस्थ रहिएगा। यानी कि वे गुण या वे विशेषताएं जो आपके अपने माता-पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पहुंचती है, उसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। यानी ऐसा फैक्टर्स, ऐसा गुण जो बीमारी आपके माता-पिता के शरीर में था, वही बीमारी हो सकता है कि आपके जीन में भी आ जाए। बात समझे? तो इस फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स। इस फैक्टर्स को हम लोग कहते हैं जेनेटिक फैक्टर्स।
हालांकि इस चीजों को हम लोग टाल नहीं सकते हैं, बात समझे, लेकिन इसको हम लोग इससे बचने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए, इनके वो 2-3 तरीके हैं, उनको हम लोग समझते हैं कि कैसे हमारे शरीर में आते हैं। ठीक है? कैसे हम जो है, हमारे माँ-बाप अगर बीमार है, हमारे माँ-बाप को कोई बीमारी है, हमें भी वो बीमारी कैसे होती है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पर समझते हैं बारीकी से। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए, शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। ये देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले है कि वंशानुक्रम यानी कि इनहेरिटेंस, यानी हमारे माता-पिता में क्या होते हैं, हमारे माता-पिता में जो जीन होते हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमारे जीन में भी हमारे माता-पिता के जीन के गुण आ जाते हैं। हमारे शरीर में भी हमारे माता-पिता के जीन के जो है गुण वो पाए जाते हैं। अगर मान के चलिए हमारे माता-पिता के जीन में कुछ कमियाँ रह जाती है, कुछ बीमारियाँ रह जाती है, तो हो सकता है कि वो बीमारी हमको भी हो जाए। मान के चलिए कि हमारे माता-पिता के जो आँख होते हैं, उनका रंग जैसा है, हो सकता है कि हमारी आँखों का रंग जो है, वो भी वैसा ही हो जैसा कि हमारे माता-पिता के आँखों का रंग है। हो सकता है कि हमारे माता-पिता की ऊँचाई जितनी है, हमारे माता-पिता की जो हाइट है, वही हाइट हम भी हो सकता है। हो सकता है कि हमारे माता-पिता की हाइट कम हो, बेटा उससे लंबा हो सकता है। हो सकता है किसी के माता-पिता लंबे हो, उसका बेटा छोटे भी हो सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ ये भी है कि अगर आपके माता-पिता का हाइट कम है या ज़्यादा है, उसी टाइप के होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, आप समझे? और साथ ही हमें हमारे माता-पिता को जो बीमारियाँ हैं, वही बीमारियाँ जो है हमें होने का खतरा बना रहता है। चलिए, दूसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होते हैं कि कभी-कभी जो है डीएनए की संरचना में बदलाव आ जाते हैं, यानी कि आपके शरीर में जो डीएनए है, आपके माता-पिता में कोई बीमारी नहीं थी, आपके माता-पिता में कोई बीमारी नहीं थी, तो आपको बचपन से कोई बीमारी नहीं होगा। लेकिन जब आप धीरे-धीरे बड़े होने लगे, तो आपके डीएनए में कुछ चेंजिंग आ जाए, कुछ बदलाव आ जाते हैं और इस बदलाव को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं और इसी म्यूटेशन के कारण जो है, हो सकता है कि आपके माता-पिता में भले बीमारी ना हो, लेकिन आपके शरीर के अंदर वो बीमारी हो सकती है। बात समझे? एक तो तरीका हो गया जो वंशानुक्रम है, इनहेरिटेंस है कि आपके माता-पिता में जो बीमारी है, वही बीमारी आपके शरीर में हो सकते हैं। एक तरीका हो गया कि आपके माता-पिता में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आपका जीन धीरे-धीरे, आपका डीएनए धीरे-धीरे बदल सकता है, डीएनए की संरचना बदल सकती है। आपके शरीर में नए बीमारी उत्पन्न हो सकते हैं। यही कारण है कि अगर किसी के माता-पिता को कैंसर नहीं है, इसके बावजूद उसके बच्चे को कैंसर हो सकता है। बात समझे? तीसरा है प्रीडिस्पोजिशन, यानी कि कई बार ऐसा होता है कि जीन के द्वारा जो है सीधे बीमारी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके पिता को बीमारी है, आपको भी बीमारी होगा, वही बीमारी होगा। कभी-कभी ऐसा नहीं भी होता है, नहीं भी देखने के लिए मिलता है। लेकिन उसके कारण, उस खराब जीन के कारण आपको क्या कहते हैं, बीमारी के प्रति संवेदनशील बना देते हैं। मान के चलिए कि किसी को जो है बीमारी है कोई, लेकिन उसके बच्चे को बीमारी नहीं होगी, लेकिन आप जो है इतना कमज़ोर रहिएगा कि आप जो है आपको कोई भी बीमारी आएगी उठा के लेके चल जाएगी। बात समझे? अब इसका एक एग्ज़ाम्पल हम लोग समझते हैं कि अगर किसी के परिवार के कोई व्यक्ति या मान के चलिए माता-पिता को डायबिटीज़ या शुगर है, किसी के माता-पिता को डायबिटीज़ या शुगर है, तो आप जब बचपन में पैदा होते हैं तो आपको भी होना तो लॉजिकली होना तो चाहिए आपको भी शुगर, लेकिन आपको बचपन में शुगर नहीं होता है। लेकिन आपके खराब आदतों के चलते, आपके खराब लाइफ़स्टाइल के चलते वो डायबिटीज़ या शुगर होना आपको आसान हो जाता है, यानी कि दूसरों की अपेक्षा जो है आपको डायबिटीज़ ज़्यादा आसानी से हो सकती है। बात समझे? आपको डायबिटीज़ होने की संभावना ज़्यादा है। बात समझे कि नहीं समझे? यानी ऐसा कह सकते हैं कि जीन में गड़बड़ी, आपके माता-पिता को डायबिटीज़ था, लेकिन आपको डायबिटीज़ बचपन में नहीं हुआ, लेकिन आपके आदत खराब लाइफ़स्टाइल के चलते जो है दूसरों से की अपेक्षा जो है आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, बात समझे? चलिए, अब देख लेते हैं इसको हम लोग कैसे रोकते हैं। मोटा-मोटी मैं समझा दे रहा हूँ, पूरा ये लिखा हुआ नहीं पढ़ूँगा, मोटा-मोटी समझा दे रहा हूँ। पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है? चलिए, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो इसको रोकने के बहुत सारे तरीके हैं। हालाँकि देखिए, हम डीएनए को या जीन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल नहीं सकते हैं। जो मिल गया, ठीक है? लेकिन इसको कैसे रोक सकते हैं? जब आपकी शादी लगे, उस टाइम पे आप टेस्टिंग करा सकते हैं, जेनेटिक काउंसलिंग करा सकते हैं कि हमारे जीन में कोई डिफेक्ट तो नहीं है, यानी कि या तो हमारे जीन में कोई डिफेक्ट नहीं है, हमारे डीएनए में, या जो जिससे शादी हो रही है, उसके डीएनए में तो कोई डिफेक्ट नहीं है।
तो अगर दोनों में कोई डिफेक्ट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। या मान के चलिए किसी की शादी हो गई है तो बच्चा का प्लान कर रहे हैं तो उस टाइम भी आप अपने डीएनए को चेक करवा सकते हैं। इससे जो है क्या कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि हमारे शरीर में कोई बीमारी जैसे कि बड़ी बीमारी जैसे थैलीसीमिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, तो ऐसी बड़ी-बड़ी बीमारियां तो नहीं है। अगर ऐसी बीमारियां रहेगी तो 100% चांस है कि बच्चे में भी वो बीमारी होने के चांसेस है। बात समझे? तो ये चीज़ों की हम लोग पहले ही टेस्टिंग करा सकते हैं और इससे जो है बच्चे को बीमार होने से बचा सकते हैं। दूसरा है कि अर्ली टेस्टिंग, यानी कि हम समय से पहले ही जो है अपना फुल बॉडी चेकअप करा लें। जैसे मान के चलिए किसी के घर में किसी के पिताजी को कैंसर है या मान के चले हृदय का कोई रोग है, जैसे हार्ट अटैक वगैरह आते हैं बीच-बीच में, तो हो सकता है कि उसके बच्चों को भी आए। लेकिन आपको पता कब चलेगा? जब आपको भी कैंसर हो गया जाएगा तब ना, लास्ट स्टेज में चल जाइएगा तब। हम लोग क्या कर सकते हैं कि अगर किसी के माता-पिता को कैंसर है या हृदय का कोई रोग है, जब 20 से 25-30 साल की उम्र हो तो आप भी हर साल चेक करवा सकते हैं। ये रेगुलर चेकअप करवाइएगा, जिससे आपको शुरुआत में ही पता चल जाएगा कि आपको जो है फलाँ बीमारी है, आप इलाज उसका आसानी से करा सकते हैं। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है कि आप जो है अपने लाइफ़स्टाइल में कुछ बदलाव करें। जैसे कि मान के चलिए किसी को हार्ट अटैक आता है, ठीक है? हार्ट अटैक नहीं, किसी के पिताजी को बीपी है, बहुत ज़्यादा बीपी आता है। या शुगर है, मान के चलिए शुगर का एक एग्जांपल लेते हैं। किसी के पिताजी को अगर शुगर है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो शुगर अगर है तो हो सकता है कि उसके बच्चों को भी शुगर हो, तो शुगर से बचने के लिए आपको अभी बच्चे को अगर शुगर नहीं भी हुआ है, उसके खान-पान को थोड़ा-सा जो है ध्यान में रखा जाए, उसको अच्छे खान-पान दिए जाए जिससे कि वो शुगर के चपेट में ना आए, बात समझे? हम लोग खान-पान के ज़रिए भी बच सकते हैं, तो ये तरीका है। और अभी के साइंटिस्ट ने निकाला है जीन थेरेपी का एक तरीका, यानी कि इसमें क्या करते हैं, हमारे जो खराब जीन है, ठीक है? उसको क्या किया जाता है, या तो बदल दिया जाता है या तो उसको जीन को ही ठीक कर दिया जाता है। तो ये तरीका जो है बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, खर्चा ज़्यादा होता है, इसलिए सबके लिए इफेक्टिव नहीं है। दूसरा फैक्टर्स है हमारा लाइफ़स्टाइल, यानी कि जो हमारा लाइफ़स्टाइल है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर्स है कि हम बीमार होंगे या स्वस्थ रहेंगे। हमारी जो आदतें हैं, तो कहने का मतलब है हमारी जो रोज़ाना ज़िंदगी में जो आदतें हैं, जो हम ज़िंदगी जीते हैं, उसमें जो हमारी आदतें हैं, ये भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि वे आदतें या वे व्यवहार जिन्हें हम अपनी रोज़ाना ज़िंदगी में अपनाते हैं, स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सभी कारकों में सबसे महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, इसको हम लोग अपनी इच्छा शक्ति से बदल सकते हैं, मॉडिफ़ाई कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारे लाइफ़स्टाइल में हम डेली 10 लीटर दारू पीते हैं, तो हम अपनी लाइफ़स्टाइल में बदलाव ला सकते हैं जिससे हम जो है बीमार ना पड़े, हमारा किडनी ठीक रहे, हमारा लिवर ठीक रहे, हमारा दिल ठीक रहे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, दारू पीना छोड़ सकते हैं, इसमें बदलाव कर सकते हैं। बात समझे? अगर हमें किसी चीज़ की लत लग गई है, किसी बुरी लत लग गई है, तो उसको हम लोग बदल सकते हैं, तो लाइफ़स्टाइल फैक्टर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसा कहा जाता है डब्ल्यूएचओ के अनुसार, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है, दुनिया भर का जो संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसके अनुसार कि दुनिया में जो 60% बीमारी है ना, 60%, वो हमारी खराब लाइफ़स्टाइल जो हमारी जीवन शैली है, वो खराब जीवन शैली के कारण होते हैं, जिसमें शामिल होते हैं कि आहार या पोषण, यानी कि हमारा जो खान-पान है, जो हमारा डाइट है, न्यूट्रिशन है, ये चीज़ें शामिल है। जैसे खाना-पीना जो है ना, खान-पान या आहार, ये हमारे स्वास्थ्य का आधार है, बेसिक है, ठीक है? जैसा हम खाते हैं, वैसा ही हमारा शरीर बनता है। मान के चलिए कोई दबा के एकदम पूरा विटामिन्स वो खाता है, पूरा न्यूट्रिएंट्स खाता है, बहुत अच्छा खाना खाता है, तो उसका बॉडी वैसा ही होगा, परफेक्ट होगा। कोई सिर्फ आलू खाता है, दाल, चावल, आलू, तो दाल, चावल, आलू के जैसा ही शरीर होगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो जैसा आपका खान-पान, वैसा आपका शरीर। तो शरीर को क्या चाहिए? हमारे शरीर को ऊर्जा और मरम्मत के लिए, यानी कि हमारे शरीर को एनर्जी, और शरीर में जो कोशिका वगैरह डैमेज हो जाते हैं, उसकी मरम्मत के लिए हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ती है, प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, विटामिन्स की ज़रूरत पड़ती है, खनिज, लवण, वसा की ज़रूरत पड़ती है। तो इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर हम लोग संतुलित आहार लेते हैं, यानी कि बैलेंस मात्रा में खाना खाते हैं, बैलेंस खाना खाते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आलू खा रहे हैं, बल्कि आलू भी खा रहा है, हरी साग-सब्जी भी खा रहा है, मीट मछली भी खा रहा है, तो हर तरह का अगर हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है?
तो कहने का मतलब है हर तरह का अगर हम लोग खाना खाते हैं तो इससे क्या होती है, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो बढ़ती है। इसका प्रभाव होता है सकारात्मक प्रभाव, यानी कि हमारे शरीर पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। वहीं अगर हम लोग अधिक मात्रा में चीनी हो गया, नमक हो गया या जंक फूड, कुरकुरे ये सब चीज तेल वाला जो फूड है वो सभी खाते हैं, तो हमारे जो खाने से क्या होते हैं, मोटापा हो सकते हैं, हमें डायबिटीज हो सकते हैं, हमें हृदय रोग हो सकते हैं ज्यादा तेल खाने की वजह से। तो ये सभी क्या हो गया, हमारे शरीर पे नेगेटिव इफेक्ट करते हैं, यानी कि नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बात समझे। दूसरा जो हमारा लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में आता है वो है शारीरिक गतिविधि, यानी कि हम लोगों का लाइफ ऐसा हो गया है कि हम लोग एक कमरे में बैठते हैं, वहीं पर रहते हैं, वहीं खाना पीना खाए, सुबह गाड़ी पकड़े, ऑफिस गए, ऑफिस में चेयर लगा हुआ, 8 घंटा चेयर पे बिता दिए, शाम में गाड़ी पकड़े, वापस रूम पे आ गए, रूम पे बैठ के फिर से वही काम कर रहा है। तो ये लाइफ स्टाइल आपके स्वास्थ्य का, आपके शरीर का सबसे बड़ा दुश्मन है। यानी कि आजकल जो हम लोग बैठ कर काम करने वाली सेडेंटरी जो लाइफ स्टाइल है, जीवन शैली है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि अगर हम लोग बैठ कर रहेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा नहीं होगा, यानी कि हमारे शरीर में खून जो है उतने अच्छे तरीके से चालू नहीं रहेंगे, जिससे हमें तरह तरह की बीमारियां हो सकती है। शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो मजबूत नहीं होगी। वहीं अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अगर हमारा ऑफिस 1 किलोमीटर के अंदर में है, 1.5 किलोमीटर के अंदर में है, जहां हम पैदल पहुंच सकते हैं 10-15 मिनट में, तो वहां गाड़ी ना ले जा करके हम पैदल जाने का कोशिश करें। इससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है बेहतर होगा, यानी कि शरीर में खून दौड़ेगा, और शरीर में खून दौड़ने से हमारी बहुत सारी बीमारियां तो वैसे चली जाती है, और शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो भी मजबूत होगी। और एक्सरसाइज अगर नहीं करते हैं तो शरीर में चर्बी जमा हो जाएगी, जोड़ों में दर्द की समस्या शुरू हो जाएगी, जो हमारे घुटनों वगैरह में दर्द होने लगते हैं। देखे होंगे बूढ़े बुजुर्ग को घुटनों वगैरह में दर्द बहुत ज्यादा होने लगते हैं। चलिए अब देख लेते हैं तीसरा जो लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में आता है, नींद और विश्राम। यानी कि हमारा जो नींद है और जो हमारा आराम करने का जो ये रूटीन है, ये भी बहुत जरूरी है। मान के चलिए कि आप 10 घंटा अगर लगातार काम कीजिएगा तो आपका शरीर थक जाएगा, आपका शरीर स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। वहीं कीजिए कि 2 घंटा आप काम कीजिए, फिर 15 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, चाय वगैरह पे चले जाइए। कहने का मतलब है 2 घंटा काम कीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिए। इस तरह से काम कीजिएगा ना, तो आप काम किए, रिफ्रेश हो गए, काम किए, रिफ्रेश हो गए। तो ये जो है आपका हेल्थ बना रहेगा। पढ़ने में भी वही चीज़ अप्लाई कर सकते हैं कि 1 घंटा पढ़े, 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, इधर-उधर टहल लिए, मोबाइल मत छेड़ने लगिएगा, रील्स 2 घंटा ले लेता है। तो 5 मिनट का ब्रेक ले लिए, फिर 1 घंटा पढ़े, फिर 5-10 मिनट का ब्रेक ले लिए। तो कहने का मतलब है ये सभी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कहा जाता है कि नींद केवल आराम नहीं बल्कि हमारे शरीर की सर्विसिंग का समय है। यानी कि जब हम रात में सोते हैं तो हमारा शरीर का सर्विसिंग होता है, समझिए ऐसे कि हम लोग जो दिन भर काम करते हैं या जो भी चीजें गंदगी वगैरह के कारण हमारी जो शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका डैमेज हो जाते हैं, वो कोशिका कमजोर पड़ जाते हैं, वो कोशिका बीमार पड़ जाते हैं। तो रात में जब हम लोग सोते हैं तो वो आपका शरीर ऑटोमेटिक उस कोशिका को ठीक कर देता है, ऑटोमेटिक उस कोशिका की सर्विसिंग कर देती है, मरम्मत कर देती है। और आपके ब्रेन में जो विषाक्त पदार्थ है, जिसको हम लोग टॉक्सिन्स बोलते हैं, जहरीले पदार्थ है आपके शरीर के अंदर, वो आपके शरीर से, आपके दिमाग से बाहर निकल जाता है। यानी कि अगर बात करें इसमें कितनी देर सोनी चाहिए, हमारे कितनी देर सोने की आवश्यकता है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति, एक वयस्क व्यक्ति, जो एक नॉर्मल जवान व्यक्ति को कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद आवश्यक है। इसका क्या फायदा होगा? इसका फायदा जो है हमें बहुत सारी चीजों में होगा, लेकिन इसका निगेटिव इफेक्ट क्या होगा? अगर हम सही टाइम पे नहीं सोते हैं, सही मात्रा में नहीं सोते हैं, तो इसका अभाव में बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि नींद की कमी से तनाव आ सकते हैं, टेंशन आ सकते हैं, स्ट्रेस हो सकते हैं, आप चिड़चिड़ापन हो सकते हैं आपको, और आपका जो याददाश्त है वो कमजोर जैसी समस्याएं हो सकती है कि आपका याद रखने की क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होते चले जाए। ठीक है। एक और चीज जो है लाइफ स्टाइल में आते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, एडिक्शन हो जाते हैं, आदत लग जाती है नशीले पदार्थों का। तो ये भी जो है आपके स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं, जिसमें हम लोग मेनली देखते हैं धूम्रपान, यानी कि स्मोकिंग। जैसे कि आप सिगरेट, बीड़ी, ये सभी चीजें अगर पीते हैं तो आपके फेफड़े में कैंसर होने के चांसेस हैं, सांस लेने की जो बीमारियां हैं ये भी हो सकते हैं।
वहीं अगर आप शराब पीते हैं तो आपको लीवर की खराबी हो सकती है, आपके लीवर में बीमारी हो सकती है, मानसिक असंतुलन बिगड़ सकता है। देखे होंगे ना, शराब पीने वाला कब क्या फक देगा पता नहीं। अगर कोई तंबाकू खाता है तो उसके मुंह में कैंसर होने के चांसेस है। तो ये सभी चीजों से हम लोग लाइफस्टाइल में चेंजिंग करके जो है हम लोग कह सकते हैं कि बीमारी से, बहुत सारी बीमारी से बच सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं तीसरा फैक्टर जो है इन्वायरमेंटल फैक्टर, पर्यावरणीय कारक, यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड चीजें जिसकी वजह से हमारा शरीर स्वस्थ भी रह सकता है और हमारा शरीर जो है वो बीमार भी पड़ सकता है। तो कहा जाता है कि जो पर्यावरण है उसके प्रभाव के कारण जो है हमारे कहने का मतलब है हम बीमार भी पड़ सकते हैं और हम इससे जो है स्वस्थ भी हो सकते हैं। यानी कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या कहते हैं कि बाहरी स्थितियों और प्रभावों को कहा जाता है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स उन बाहरी स्थितियों और प्रभावों को कहा जाता है जो हमारे चारों तरफ, यानी हम जहाँ रहते हैं तो हमारे आसपास के जो समाज, हमारे जो आसपास के जो पर्यावरण है, वो पर्यावरण हमारे स्वास्थ्य को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। मान के चलिए हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास पूरा कूड़ा करकट का ढेर लगा हुआ है, पूरा बदबू आ रहा है, तो स्वाभाविक बात है कि आपका जो है स्वास्थ्य वो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। मान के चलिए कि आप एक अच्छे एकदम दुबई देखे है ना, पूरा साफ-सुथरा रहता है। आप एकदम साफ-सुथरे समाज में रहिएगा तो आपका मन भी शांत रहेगा, आपका शरीर भी शांत रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो कहने का मतलब है कि स्वास्थ्य का, पर्यावरण का जो स्वास्थ्य पे इफेक्ट है वो डायरेक्ट पड़ता है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया भर में लगभग 24% बीमारियां जो है वो पर्यावरण से जुड़ी हुई है। दुनिया में 24% बीमारी जो है वो पर्यावरण से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है, जिसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले वायु प्रदूषण। अब वायु प्रदूषण कैसे? वायु प्रदूषण यानी कि हमारा जो हवा है, हम जिस हवा में सांस लेते हैं, अगर यही हवा ही जहर बन जाए तो सोच के देखिए हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। दिल्ली में सुने होंगे कि हवा में जो है इतना ज्यादा जहर घुल चुका है कि डेली आप समझिए कि 10 सिगरेट पी रहे हैं, अगर वहां दिल्ली में सांस ले रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, हमें अंदर ही अंदर बीमार करते हैं। हमारा स्वास्थ्य कैसे ठीक हो पाएगा इस जहरीले हवा में? तो कहा जाता है कि ये सबसे बड़ा घातक पर्यावरणीय कारक है। जैसे कि गाड़ियां वगैरह से जो धुआं निकलते हैं, फैक्ट्रियां वगैरह से बहुत सारे धुआं निकलते हैं, और जो धूल के कण हैं वो उड़ करके हमारे फेफड़ों के जरिए कहाँ चले जाते हैं, ब्लड में, रक्त में मिल जाते हैं, और रक्त में मिलने से हमें बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। जैसे अस्थमा हो जाते हैं, ब्रोंकाइटिस हो जाते हैं, फेफड़ा वगैरह का कैंसर हो जा सकते हैं। तो ये सभी चीजें, बीमारियां जो है हमें वायु प्रदूषण के कारण देखने के लिए मिलते हैं। अब इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं या इससे कैसे बच सकते हैं? तो देखिए, अगर मान के चलिए आप बाहर निकल रहे हैं, भीड़-भाड़ वाली जगह पर निकल रहे हैं, तो क्या कीजिए, एक मास्क पहन लीजिए, आराम से मास्क पहन के जाइए। जब आप साफ-सुथरे जगह पे जाएँ तो मास्क हटा सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि मास्क का उपयोग करके इसको हम लोग रोक सकते हैं। अधिक मात्रा में पेड़ लगाएँ। अगर आपका घर मान के चलिए शहर वगैरह में भी है तो पौधा छोटा-छोटा तो लगा सकते हैं, फूल वगैरह लगा सकते हैं जिससे वातावरण शांत रहेगा। अगर गाँव घर में है तो पेड़-पौधे भी लगा सकते हैं, बहुत अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगा सकते हैं, अधिक मात्रा में लगा सकते हैं, तो इससे क्या होगा, कहने का मतलब है वातावरण शांत रहेगा। तीसरा चीज़ है, इसी में देखिएगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करके जो है हम लोग वातावरण को शांत कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। आप कैसे? देखिएगा, मान के चलिए कि एक ऑफिस जाना है 5 आदमी को, समझिए, एक ऑफिस जाना है 5 आदमी को। पाँचों आदमी अगर अपना-अपना गाड़ी लेकर के जाएगा तो हर गाड़ी से प्रदूषण निकलेगा, वायु प्रदूषण होगा, धुआँ निकलेगा। और वहीं इसके जगह पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी कि बस का इस्तेमाल करें, सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल करें, एक वो जो सवारी गाड़ी होती है उसका इस्तेमाल करें। एक ही गाड़ी में 5 आदमी जा सकते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? एक ही गाड़ी में 5 आदमी जा सकते हैं। तो एक गाड़ी तो कम ही धुआँ छोड़ेगा ना, 5 गाड़ी से तो बेहतर है कि एक गाड़ी ना। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करके हम लोग वायु प्रदूषण को कम कर सकते हैं। अगला है जल प्रदूषण। जल प्रदूषण से भी जो है हमारा, कहने का मतलब है, पर्यावरण जो है दूषित होता है, और पर्यावरण जो है दूषित जब होता है तो हमारा स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। अब देखिएगा, जो हमारा अशुद्ध पानी है या गंदगी बीमारियों के फैलने का सबसे बड़ा ज़रिया है। अशुद्ध पानी, जो खराब पानी है या गंदगी जो है, ये बीमारी को क्या करते हैं, फैलाते हैं। ये बीमारी को क्या करते हैं, फैलने में मदद करते हैं।
जो बड़े-बड़े फैक्ट्री, बड़े-बड़े औद्योगिक फैक्ट्री जो है, उससे जो कचरा निकलते हैं, उससे जो पानी निकलते हैं, गंदे पानी, ये क्या करते हैं, पीने के पानी को दूषित कर देते हैं, पीने के पानी के स्रोत को दूषित कर देते हैं और हमें तरह-तरह की बीमारियाँ देखने के लिए मिलती है, जैसे कि हमको हैजा या कोलेरा हो सकता है, गंदे पानी पीने की वजह से। टाइफाइड हो सकता है, पानी के किनारे रहने से मच्छर वगैरह काटेगा तो टाइफाइड हो सकता है। पीलिया वगैरह जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जॉन्डिस पीलिया हो सकता है। दस्त वगैरह पतला दस्त हो सकता है, तो ये सभी चीज़ें, ये बीमारी हो सकती है। इसका एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि एक तालाब है गाँव के बीचों-बीच में और गाँव का जितना घर का गंदा पानी है डेली जो आप पानी यूज़ करते हैं, जितना गंदा पानी है, कपड़ा धोए, चाहे बहुत सारी चीज़ें किए, वो पानी उस तालाब में जमा होते हैं और वो तालाब में जब पानी जमा होते हैं, तो उस तालाब के आस-पास अगर आप कोई कुआँ भी खोदिएगा ना, तो वो कुआँ से भी जो पानी निकलेगा ना, वो गंदा ही निकलेगा। तो उस तालाब के आस-पास अगर कोई चापाकल खोदिएगा ना, तो वहाँ से भी जो पानी निकलेगा, वो भी गंदा निकलेगा। तो इस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं। इसीलिए बोलते हैं ना, पानी को भी साफ-सुथरा रखें हमेशा। इससे कैसे हम लोग बच सकते हैं? तो जनरली छोटे स्तर पर हम लोग क्या कर सकते हैं, पानी को उबाल करके पिएँ या पानी को फ़िल्टर करके साफ करके पिएँ या कह सकते हैं कि खुले वगैरह में शौच करने से बचें, यानी कि खुले वगैरह में टॉयलेट पेशाब वगैरह करने से बचें, ठीक है? आजकल तो देखने के लिए मिलता है, जहाँ लिखा रहता है कि यहाँ पेशाब करना मना है, पता चला वही लाइनें पे पेशाब कर दिया। तो ये बहुत बड़ी शर्म की बात है हमारे समाज को, शर्म से डूब मर जाना चाहिए। चौथा है सोशल फैक्टर, यानी कि सामाजिक कारक। सामाजिक कारक किस तरह से हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट करते हैं, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो सोशल फैक्टर्स उन परिस्थितियों को कहते हैं जिनमें हम पैदा होते हैं। जिन समाज में हम पैदा होते हैं, जहाँ हम लोग पलते हैं, जहाँ हम लोग बढ़ते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं और जहाँ हम लोग काम करते हैं, उसको हम लोग समाज कहते हैं। जहाँ हम पैदा हुए, जहाँ हम पलते-बढ़ते हैं, जहाँ हम रहते हैं और जहाँ हम काम करते हैं, उसको हम लोग समाज कहते हैं। ठीक है? ये कारक हमारे स्वास्थ्य को लगभग 40 से 50% तक प्रभावित करते हैं। यानी कि हमारा जो सामाजिक फैक्टर है, ये हमारे हेल्थ को 40 से 50% तक प्रभावित करते हैं। सोच के देखिए हमारे समाज का हमारे हेल्थ पर कितना बुरा असर होता है। अगर हम खराब समाज में रहें, अगर हम गंदे समाज में रहें, हमारे शरीर में 40 से 50% बीमारियाँ तो सामाजिक कारणों से ही आ सकते हैं। अक्सर स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारक कहा जाता है, अक्सर स्वास्थ्य को हमारे सामाजिक निर्धारक कहा जाता है। ऐसे कह सकते हैं कि इसका एग्ज़ाम्पल क्या है? तो इसका एग्ज़ाम्पल है शिक्षण। अगर हम लोग सही समाज में रहेंगे, हमारी शिक्षा व्यवस्था अच्छी होगी। अगर हम लोग वहीं गंदे समाज में रहेंगे, ऐसे समाज में जहाँ पढ़ाई की कोई अहमियत नहीं, जहाँ पढ़ाई का कोई मूल्य नहीं, गाली-गलौज वाले समाज में रहेंगे तो हम लोग शिक्षित नहीं हो पाएँगे। जब शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग कूड़ा-कचरा फैलाएँगे, ना जाने क्या-क्या गंदगी फैलाएँगे और हम क्या होंगे? बीमार तो हम ही खुद होंगे, हम दूसरे को भी ले डूबेंगे। कहने का मतलब है शिक्षा और स्वास्थ्य का जो है गहरा संबंध है। शिक्षा और स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। एक शिक्षित व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति अधिक जागरूक होता है। कहा जाता है कि एक जो शिक्षित व्यक्ति है, एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, वो स्वास्थ्य को, वो हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सजग होते हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक होते हैं और वो बीमारी के संकेतों को जल्दी पहचान लेता है। यानी कि अगर उसको थोड़ा-सा भी बीमारी का लक्षण दिखा, तो वो उस चीज़ को पहचान लेता है। बात समझे कि नहीं समझे? जैसे इसका इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं? उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों में धूम्रपान या नशीले पदार्थ के सेवन की संभावना कम होती है। यानी कि इसका एग्ज़ाम्पल अगर आपको देखना है तो कहा जाता है कि जो पढ़े-लिखे व्यक्ति है, जो उच्च शिक्षा ग्रहण किए हैं, जो हाइली एजुकेटेड व्यक्ति है, आप उनको नहीं देखिएगा मधु, सिगरेट, पान, गुटखा ये सब खाते हुए। बात समझिए, उसको नशा करते हुए बहुत कम देखने के लिए आपको मिलेगा, क्योंकि वो उसको पता है इससे क्या नुकसान है। वहीं आप देखिएगा कि एक काम करने वाला जो लेबर सब है, जो पढ़ा-लिखा नहीं होता है, मुँह में देखिएगा खाई के पान बनारस वाला, ठीक है? बोलो जुआ केसरी। तो कहने का मतलब है, ये सभी चीज़ें मुँह में दिन भर मधु, सिगरेट ये सब चीज़ भरा रहता है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि इसके नुकसान क्या है। पता भी है तो उसको सीरियसनेस नहीं लेता है, क्योंकि वो जागरूक नहीं है उसके प्रति। तो इस रोक कैसे सकते हैं? तो इस चीज़ को रोकने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा को हम लोग को बढ़ावा देना होगा, यानी कि हम लोगों को जागरूक करना पड़ेगा स्वास्थ्य के प्रति, हेल्थ के प्रति लोगों को हेल्थ का बेनिफिट बताना होगा, शिक्षा का बेनिफिट बताना होगा, बीमारियों के प्रति लोगों में जागरूकता फैलानी होगी कि ये चीज़ करने से ये बीमारियाँ होती है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए अब देख लेते हैं रोजगार और कार्यस्थल का जो है कैसे हमें सामाजिक फैक्टर
में आता है। रोजगार और जो हमारा काम का जगह है, कार्यस्थल, वो सामाजिक फैक्टर्स में कैसे आता है? जहाँ हम काम करते हैं, वो हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को तय करता है। यानी कि हम जहाँ हम लोग काम करने जाते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि आपका मानसिक स्थिति कैसा होगा, आपका शारीरिक स्थिति कैसा होगा। असुरक्षित कार्यस्थल, जैसे कि जहाँ पर केमिकल्स या भारी-भारी मशीन रखी रहती है, ठीक है? वहाँ चोट लगने के या बीमारी होने की संभावनाएँ ज़्यादा होती है। मान के चलिए कोई व्यक्ति केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, जहरीले केमिकल फैक्ट्री में काम करता है, जैसे मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल गैस ट्रेजेडी पढ़े थे ना? भोपाल में उस मिथाइल आइसोसाइनाइड फैक्ट्री में अगर जो कोई काम करता होगा, सोच के देखिए वो कितना ज़्यादा खतरे में रहता है। उसका मानसिक स्थिति कैसा रहेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा उसके मानसिक पे। शारीरिक स्थिति बहुत बुरा असर पड़ेगा। मान के चलिए कोई भारी भरकम मशीन उठाता है डेली, भारी भरकम काम करता है, तो उसका शारीरिक उसको चोट लगने के चांसेस ज़्यादा है। उसको टेंशन ज़्यादा रहेगा। मान के चलिए कि किसी का काम अगर ये है कि थोड़े बिल्डिंग पर लटक-लटक करके जो है पेंट करना, प्लास्टर करना, पेंट करना, तो हो सकता है कि उसके गिर कर मरने के भी चांसेस बहुत ज़्यादा हो। तो वो रिस्क रहता है, मेंटली प्रेशर रहता है, शारीरिक परेशानी होती है, चोट वगैरह लगने के चांसेस रहते हैं। ठीक है? इसका प्रभाव क्या करता है कि काम का अधिक दबाव यानी कि जो वर्क प्रेशर होता है, उसकी वजह से हमें टेंशन होती है, तनाव होते हैं, बीपी बढ़ जाती है और हमारे जो हृदय रोग है, उसको भी जन्म देता है। यानी हमारे हार्ट में डिजीज़ हो सकते हैं, बीमारियाँ हो सकती है। इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो कार्यस्थल पर सुरक्षा उपकरण पहन करके, यानी कि जो पीपीई किट है, उसको हम लोग पहन करके, यानी सेफ्टी वगैरह को हम लोग इस्तेमाल करें। जैसे कि अगर आप कोई मोटरसाइकिल चला रहे हैं, ठीक है? मोटरसाइकिल चला रहा है तो वो हेलमेट पहन करके चलाएँ, जिससे कि आपको खतरा तो हो सकता है, लेकिन खतरा होने का चांसेस कम हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता गिर भी गए, तो आपको मतलब सर में चोट लगने के चांसेस कम रहेंगे। वर्क लाइफ को बैलेंस करके रखने रखने से जो है हमारा जो है कहने का मतलब है सामाजिक जीवन अच्छा रहेगा कि ऑफिस का काम टेंशन जो है रूम पे नहीं आना चाहिए घर पे और घर का टेंशन ऑफिस में नहीं आना चाहिए, यानी कि वर्क लाइफ आपका बैलेंस रहना चाहिए। चलिए, इसी में एक और चीज़ देखते हैं कि सामाजिक समर्थन और समाज के प्रति जो आपका संबंध है, आपका जो नेटवर्किंग है, यानी कि अपने परिवार, अपने दोस्तों के साथ जो आपका संबंध है, वो भी डिसाइड करता है कि आपका जो है हेल्थ कैसा होगा। कैसे डिसाइड करता है? कोई व्यक्ति अकेला रहता है, तो अकेलापन या मान के चलिए समाज से वो जुड़ा हुआ नहीं रहता है, समाज से वो अलग रहता है, आइसोलेशन में रहता है, सोशल आइसोलेशन में, यानी कि वो दूसरों से बातचीत नहीं करना चाहता है, तो वो धीरे-धीरे मानसिक बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। ठीक है? कोई व्यक्ति अगर अकेलापन रहता है, वो अकेले उसको मज़ा आता है या समाज से वो कट करके एक कोना में पड़ा हुआ है, बाबू सोना कर रहा है, तो कहने का मतलब है वो बीमारियाँ, मानसिक बीमारियाँ होने के उसको ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसका प्रभाव क्या है कि जिन लोगों का सामाजिक दायरा मजबूत होता है, यानी कि जो समाज से ज़्यादा जुड़े होते हैं, ठीक है? वो बीमारियों से जल्दी उभरते हैं, यानी कि उनके बीमारी ठीक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जिसको हम लोग शॉर्ट में बोल सकते हैं कि लोगों की दुआओं का असर है, ठीक है? चलिए इसके रोकथाम सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेना, यानी कि सामाजिक जो फंक्शन्स होते हैं, उसमें आप भाग लीजिए, परिवार के साथ समय बिताइए, तो इससे क्या होगा आपका अकेलापन दूर होगा और जो है आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सामाजिक स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। चलिए और क्या है स्वस्थ सेवाओं तक पहुँच, यानी कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच, यानी कि अस्पतालों और डॉक्टरों की उपलब्धता भी जो है हमारे स्वस्थ रहने का या हमारे बीमार पड़ने का एक बहुत बड़ा कारण है। मान के चलिए कोई गली मोहल्ले में ऐसे मोहल्ले में रह रहा है जहाँ पर ना रोड है ना कुछ है, तो एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकता, वहाँ से हॉस्पिटल जाने में दम तोड़ देता है मरीज, वहाँ डॉक्टर कोई बड़ा डॉक्टर उस मोहल्ले में नहीं है, तो इससे भी जो है हमारे हेल्थ को इफ़ेक्ट पड़ता है। मान के चलिए आपको खाँसी हुआ, आपको सर्दी हुआ, आप चले जाते हैं तुरंत डॉक्टर के पास, तो उस समाज में डॉक्टर ही ना हो, उस समाज में कोई डॉक्टर ही ना हो, तो सोच के देखिए वही खाँसी को आप इग्नोर करिएगा, इग्नोर करते धीरे-धीरे टाइफाइड हो जाएगा। टाइफाइड होते धीरे-धीरे टीबी हो जाएगी और एक दिन आप लुढ़क जाइएगा। तो कहने का मतलब है कि अस्पताल तक जो है आपके समाज की पहुँच, आपके सामाजिक पहुँच यानी आपके समाज में कोई अस्पताल होना भी ज़रूरी है। डॉक्टर्स वगैरह भी की उपलब्धता जो है वो होनी ज़रूरी है। ये चीज़ समझ में आया? यदि अस्पताल बहुत दूर है, इलाज बहुत महँगा है, तो छोटी बीमारी भी गंभीर रूप ले लेती है। ठीक है? अगर इलाज महँगा है किसी चीज़ का, वो समाज में नहीं है, मान के चलिए कोई आप भागलपुर में रह रहे हैं, भागलपुर में एक भी हॉस्पिटल नहीं है, छोटा-मोटा बीमारी भी होता है तो आप पटना जाना पड़ेगा। पटना कौन जाएगा उतना खर्चा करके? छोड़ दो।
ऐसे ही जड़ी बूटी पी के रह जाता है, तो वो धीरे-धीरे बड़े रूप ले लेते हैं, बड़े बीमारी का रूप ले लेते हैं। इसका इफ़ेक्ट क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण, ठीक है? ग्रामीण क्षेत्रों में जो वैक्सीनेशन होता है, वो आदमी लेना नहीं चाहता है, डर लगता है, डरता है लोग, क्योंकि वो इतना जागरूक नहीं है, बात समझे? पहुँच भी नहीं है। लोगों को मतलब शहरों में तो वैक्सीनेशन आसानी से हो जाती है क्योंकि वहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं। लेकिन वहीं गाँव घर में जो है वैक्सीनेशन बहुत मुश्किल से होते हैं और समय पर प्रसव डिलीवरी सेवाओं की कमी स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। मान के चलिए किसी महिला का डिलीवरी होना है, के आस-पास अगर हॉस्पिटल नहीं रहेगा, तो उसको लेके कहाँ जाएगा? वही क्या होते हैं लोग घर में डिलीवरी कराते हैं जिसकी वजह से जो है 50% महिलाओं का डेथ हो जाता है डिलीवरी के टाइम पे। ये भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे स्वास्थ्य को। इसको कैसे रोक सकते हैं? तो इसको हम लोग रोक सकते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लाभ उठाकर यानी कि पीएचसी जो है हमारा जो हॉस्पिटल है, चाहे वो जिला लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, पंचायत लेवल पे हो, उसका हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। नियमित स्वास्थ्य की जाँच करा कर के रेगुलर जो है अपने हेल्थ का जाँच कराते रहें। ठीक है, चलिए ये चीज़ें थी आपका सामाजिक। अब देख लेते हैं हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर, छोटा-छोटा है। इकोनॉमिक फैक्टर जो है स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली सामाजिक निर्धारकों में से एक है। कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है, यही हमारे हेल्थ को आजकल डिसाइड कर रहे हैं। अगर किसी के पास पैसा है, अच्छा इलाज है, उसका स्वास्थ्य ठीक है, खान-पान अच्छा है, किसी के पास पैसा नहीं है, गरीब है, वो अच्छा खाना नहीं खा पा सकता है, वही आलू, दाल, चावल खाएगा, तो बीमारी भी तो आएगी। कहने का मतलब है, अगर आपके पास पैसा है, तो आप स्वस्थ रहिएगा, अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपके स्वस्थ रहने के चांसेस कम है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। हाँ, किसी व्यक्ति के परिवार की वित्तीय जो स्थिति है, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, वो सीधे तौर पर तय करता है कि उन्हें किस तरह के पोषण यानी कि खान-पान, किस तरह के रहने के आवास यानी समाज कैसा मिलेगा और इलाज की जो फैसिलिटी है कैसी मिलेगी, समझे? अ, इसमें हम लोग देखते हैं सबसे पहले आय का स्तर, इनकम लेवल। यह कारक स्वास्थ्य की बुनियादी तय करता है। उच्च आय वाले व्यक्ति को उच्च आय वाले लोगों को बेहतर गुणवत्ता वाला भोजन यानी कि जिनका इनकम ज़्यादा है, तो उनको जो है भोजन जैसे कि फल, फ्रूट्स, मेवे, जैविक सब्जियाँ यानी ऑर्गेनिक सब्जियाँ जो है आसानी से वो खरीद सकते हैं। देसी सब्जी जिसको बोलते हैं, देसी सब्जी बिना खाद वाला वो आसानी से खरीद सकते हैं। हम लोग जाते हैं देखते हैं कि मार्केट में कौन-सी चीज़ सबसे सस्ता है, आलू तो लेंगे ही, इसके अलावा और कौन-सी सब्जी सस्ती है, बात समझे? तो हम लोग कहाँ से हेल्थ हमारा सही रहेगा? तो यही कहा जाता है कि जिनके पास पैसा है, वो क्या करते हैं अच्छे-अच्छे चीज़ों को खरीद कर के खाते हैं, जिनसे उनका स्वास्थ्य बना रहता है। अब देखिएगा, कम आय वाले प्रभाव देखिएगा, कम आय वाले या गरीबी के कारण कुपोषण हो सकते हैं, संक्रमण रोगों का खतरा क्या होता है, बढ़ जाता है क्योंकि शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको इम्यूनिटी बोलते हैं, वो कम हो जाता है। मान के चलिए कोई गरीब व्यक्ति है, अच्छा खाना नहीं खा पाता, अच्छा खाना नहीं खा पाएगा तो आपके शरीर में जो रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, जिसको बोलते हैं इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो कमजोर पड़ जाएगा और आपके शरीर में बीमारियां तरह-तरह की बीमारियां घुस जाएगी। जैसे कि कुपोषण यानी कि कोई कमजोरी का ऐसे नहीं बोलते कुपोषित हो गया, एकदम पूरा मरल आदमी बन गया। तो कुपोषण हो सकते हैं, संक्रामक रोग बहुत सारे संक्रामक रोग हो सकते हैं। तो याद रखिए इसको रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो बचत करने की आदत डालना, यानी आप जितना कमाते हैं उसमें से ही थोड़ा-थोड़ा बचा करके रखिए। सरकारी राशन योजनाओं, पीडीएस का लाभ उठाना, जो सरकारी अनाज वगैरह मिलता है, ठीक है? तो उनको उठा-उठा करके आप कहने का मतलब है इसका लाभ उठा सकते हैं। कैसे है पता नहीं आपके सिलेबस में है। जो अनाज मिलता है वो खाने लायक भी नहीं होता है। कैसे उसका लाभ उठाइएगा पता नहीं। उठा करके दो ₹10 किलो बेचना पड़ता है लास्ट में। ठीक है? तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। दूसरा है स्वास्थ्य सेवाओं की लागत, यानी कि जो हम लोग इलाज कराते हैं ना, इलाज में इतना ज़्यादा खर्च होता है कि वो हमें कर्ज में डुबो देते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, इलाज नहीं कराते हैं। बात समझे? ये भी एक फैक्टर है स्वस्थ रहने का और बीमार पड़ने का। यानी कि इलाज का जो खर्च है, अक्सर परिवारों को कर्ज में डुबो देते हैं। इलाज क्या करते हैं, परिवारों को अक्सर कर्ज में डुबा देते हैं। यदि चिकित्सा महँगी है, तो लोग छोटी बीमारियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, जो बाद में गंभीर रूप ले लेती है। यानी कि अगर हमारा कहने का मतलब है किसी को टाइफाइड हो गया, कोई ₹10,000 माँग रहा है टाइफाइड का ठीक करने का, तो लोग सोचेगा लो अपने धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा, सिरप पी लो, हो जाएगा। अभी भी गाँव में आपको देखने के लिए मिलेगा, बंदे को टाइफाइड हुआ पड़ा है, सिरप पिला करके उसको शांत कराया जा रहा है। बंदे को जो है फीवर आ रहा है, तो उसको पैरासिटामोल देके शांत कराया जा रहा है।
कहने का मतलब है उनके पास पैसा नहीं है। इस वजह से क्या करते हैं, वो उस बीमारी को नज़रअंदाज कर देते हैं जो बाद में बड़ी बीमारी का रूप ले लेती है। प्रभाव, भारत जैसे देशों में अपनी जेब से खर्च अधिक होने के कारण लोग इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। यानी कि भारत में क्या होता है, जनरली देखे होंगे, सरकार बहुत सारी सुविधा देती है, लेकिन हॉस्पिटल में वो सुविधा मिल नहीं पाती है। बहुत सारी सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें सही से इलाज नहीं होता है, गाय का भी इलाज नहीं हो सकता, ऐसे-ऐसे हॉस्पिटल हैं। मतलब सरकारी हॉस्पिटल में अगर कोई भर्ती हो गया तो तय है कि वो मरना तय है, तय है। खास करके भागलपुर की बात है। मायागंज में जाकर के देख लीजिए भागलपुर में। अगर कोई बोल दे कि मायागंज हॉस्पिटल में, भागलपुर सदर हॉस्पिटल में कोई भर्ती हुआ है, तो लोग पहले ही बोल देता है कि बंदा तो गया। तो सोच के देखिए, ये स्थिति है हॉस्पिटल की, सरकारी हॉस्पिटल की। अ, यही चीज़ दिक्कत है हमारे देश में। कहा जाता है कि अगर आप प्राइवेट में जाइएगा तो इलाज नहीं करा पाइएगा, इतना ज़्यादा खर्चा है छोटा-मोटा बीमारी में कि आप क्या कीजिएगा, बीच में ही छोड़ देते हैं इलाज। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है। इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस करा करके, हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिएगा, जब आप फिट रहिएगा उस टाइम हेल्थ इंश्योरेंस करा लीजिएगा, तो जब बीमार पड़िएगा तो इंश्योरेंस वाले जो है आपके पैसे भरेंगे। सरकारी योजनाओं जैसे कि आयुष्मान भारत वगैरह का हम लोग मतलब लाभ उठा सकते हैं। आगे देखिएगा, आवास और रहन-सहन की स्थिति जो है, ये भी डिसाइड करता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा होगा। हाँ, आर्थिक स्थिति तय करती है कि आप कहाँ रहते हैं, यानी कि आपके पास अगर पैसा है तो आप बड़े-बड़े जगह पे रहिएगा, बहुत पैसा है तो अमेरिका चल जाइएगा, दुबई चल जाइएगा, अच्छी फैसिलिटी जहाँ है। नहीं पैसा है तो हम लोगों के जैसा झुग्गी-झोपड़ी में रहिएगा गाँव घर में, ठीक है? गंदे जगह पे रहिएगा, धारावी में रहिएगा। तो कहने का मतलब है, ये डिसाइड करते हैं, पैसे डिसाइड करते हैं कि आप कहाँ रहते हैं। कम आय वाले लोग अक्सर क्या करते हैं, भीड़-भाड़ वाले इलाके में या झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, जहाँ साफ-सफाई की कमी होती है। इससे क्या होते हैं, इससे बीमारियाँ फैलती हैं। बात समझे? वेंटिलेशन की कमी से टीबी हो जाती है, यानी कि अगर वातावरण सही नहीं रहा तो टीबी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। गंदगी बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पर मच्छर आएगा तो वो मलेरिया होगा, डेंगू होगा, टाइफाइड होगा, इन सभी बीमारियाँ आपको हो सकती है। इसको कैसे रोक सकते हैं? तो आपके जो घर है, उसको स्वच्छता बनाइए रखिए, घर की साफ-सफाई करिए, घर के साथ-साथ आपके आस-पास के मोहल्ले वगैरह को भी जागरूक कीजिए कि सभी मिल कर के साफ-सफाई करें और साथ में सोते वक़्त जो है मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। फिर देखिएगा, रोज़गार की सुरक्षा भी इसी में आ जाता है कि अगर मान के चलिए नौकरी के प्रकार और जो स्थिरता है, ठीक है? ये स्थिरता है, यही मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। यानी कि आपका जॉब किस टाइप का है? ज़्यादा सैलरी वाला जॉब है तो अच्छी जगह पे रहिएगा, कम सैलरी वाला जॉब है तो बुरी जगह पे रहिएगा, गंदे जगह पे रहिएगा, उतना साफ वातावरण में नहीं रह पाइएगा। तो ये भी, यानी आपका रोज़गार भी डिसाइड करता है कि आप स्वस्थ रहिएगा कि बीमार पड़िएगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, ठीक है? बेरोज़गारी, ये भी एक बड़ी चीज़ है। मान के चलिए किसी को रोज़गार भी है, तो उसको डर लगा रहता है कि क्या पता कल को नौकरी से निकाल दे मालिक। तो ये एक डर जो है मानसिक टेंशन देता है, यानी कि आप मानसिक स्थिति आपकी ठीक नहीं रहेगी, आपका शारीरिक स्थिति ठीक नहीं रहेगा अगर आपका कम पैसा कमाते हैं। ठीक है, बात समझे कि नहीं समझे? बेरोज़गारी तो बहुत बड़ी चीज़ है। बेरोज़गारी जो है, अगर आप बेरोज़गार रहिएगा तो आपके पास तो पैसा नहीं रहेगा तो आप करिएगा क्या इस दुनिया में रह के? कहने का मतलब है, या वो अस्थायी नौकरी, टेम्परेरी नौकरी जो है, कहीं मान के चलिए कोई प्राइवेट नौकरी कर रहा है टेम्परेरी तौर पे, उसके भी भविष्य की जो है चिंता से जो है उसकी मानसिक स्थिति, यानी कि उसको स्ट्रेस पैदा हो सकती है। बात समझे? उसको दिक्कत आ सकती है, मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रह सकता है। प्रभाव देखिएगा, काम के दौरान सुरक्षा उपकरण यानी कि सेफ्टी गियर्स न मिलने से औद्योगिक दुर्घटनाएँ और बीमारियाँ हो सकती है। यानी कि जहाँ काम करते हैं, वहाँ अगर आपको कोई मान के चलिए 10 10 महल का बिल्डिंग है, 10 तल्ला का बिल्डिंग है, उसपे लटक करके पेंटिंग कर रहा है, तो उसको सेफ्टी शूज़, सेफ्टी जैकेट, सेफ्टी हर चीज़ देना चाहिए। नीचे सेफ्टी चीज़ टेंट लगा होना चाहिए ताकि वो गिरे भी तो उस टेंट पे गिरे। तो ये सभी चीज़ों का अगर कंपनी ख्याल रखती है, तो उसको टेंशन नहीं होगी, आपकी स्थिति सही रहेगी, आपका स्वास्थ्य सही रहेगा। रोकथाम, इसको हम लोग कैसे रोक सकते हैं, इससे कैसे बच सकते हैं? तो स्किल डेवलपमेंट पे काम कर सकते हैं, यानी कि आप काम को सीख सकते हैं, नए-नए काम को सीख सकते हैं ताकि आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छे जगह पे जॉब मिले। कार्यस्थल पर सुरक्षा नियमों का पालन कर सकते हैं, जैसे कि गाड़ी चलाते वक़्त हेलमेट ज़रूर पहनिए, इससे क्या होगा, आपका ही स्वास्थ्य सही रहेगा। बात समझे कि नहीं समझे? खाना भी जो है एक बहुत बड़ी चीज़ है कि पोषक तत्वों की सामर्थ्यता, यानी कि लोग क्या करते हैं,
अक्सर जंक फूड खा खाकर महंगे फूड होने की वजह से आप लोग हम लोग खुद करते हैं भाई, हम लोग खुद करते हैं कि कहीं जाना हो, दूर का सफर कर रहे हैं तो खाना खाएंगे तो ज्यादा पैसा लगेगा, तो क्या करते हैं नूडल्स वगैरह या मन के चलिए कुरकुरे फुरकुरे मोमोज वगैरह खा लेते हैं, आलतू फालतू चीज पेट भर लेते हैं, लेकिन वो तो नुकसान भी करता है ना। कहने का मतलब है स्वस्थ भोजन जो है अक्सर क्या होते हैं महंगे होते हैं, जिसकी वजह से आप जंक फूड खा लेते हैं। लोग आर्थिक तंगी में पेट भरने के लिए सस्ता और हार्ड कैलोरी वाला भोजन कर लेते हैं। जैसे लोग सब करते हैं, आप जो वीडियो देख रहे हैं मेरा सब वही करते हैं। जैसे आप लोग आलू सस्ता होता है तो ज्यादा मात्रा में आलू और चावल खाते हैं, ठीक है। वहीं आपने कभी हेल्दी फूड खाया है? कभी गाजर का हलवा खा लिया कीजिए 10 दिन में, कभी किसी हेल्दी फूड काजू को घोल करके शरबत पी लिया कीजिए, कभी जूस पी लिया कीजिए गन्ने का। तो कहने का मतलब है कभी हरी साग-सब्जी भी खाया कीजिए, तो ये सभी चीज़ों को बैलेंस करके खा सकते हैं। तो कहने का मतलब है गरीबी जो है, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि लोग क्या करते हैं आलू और चावल से ही ज़िंदगी निकाल देते हैं, जिसमें क्या होते हैं विटामिन की बहुत ज़्यादा कमी होती है। इसके इफेक्ट क्या होते हैं? इससे छिपी हुई भूख यानी कि हिडन हंगर कहते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जो है विटामिन्स की, कार्बोहाइड्रेट की, कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिससे हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं। इसको रोक कैसे सकते हैं? इसको रोकथाम के लिए जो मौसमी सब्जियां हैं, स्थानीय फल या सब्जियां हैं, उसको हम लोग खा करके सस्ते और पौष्टिक जो होते हैं, जो हमारे अ, मार्केट में जो सब्जियां होते हैं, देखिएगा गोभी का सीजन आएगा ना गोभी सस्ता हो जाएगा, वो सभी चीजें खाइए ना। सेब का सीजन आएगा ना तो आपके आसपास में सेब सस्ता हो जाएगा। कहने का मतलब है रेयर फूड भले ही मत खा लीजिए, लेकिन जो सीजनेबल फल है, सीजनेबल फ्रूट्स है उसको खाया कीजिए, इससे आपका हेल्थ सही रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं एजुकेशन एंड अवेयरनेस फैक्टर्स। ये बहुत बड़ा फैक्टर्स है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतना कितना टेंशन लीजिएगा, थोड़ा सा लंबा होगा ना। इसके बाद ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। एजुकेशन जो है ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है आपके हेल्थ को लेकर के। ये देखिए कह रहा है कि एजुकेशन एंड अवेयरनेस स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारक है। यह सीधे तौर पर व्यक्ति के निर्णय लेने की क्षमता और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज है उसको प्रभावित करते हैं। बात समझे? आपके स्वास्थ्य को ये डायरेक्ट तौर पर प्रभावित करते हैं। तब इसमें देखिएगा सबसे पहला आता है स्वस्थ साक्षरता, यानी कि हेल्दी जो हेल्थ के बारे में जो आपकी जानकारी है, हेल्थ के बारे में जो आपकी जानकारी है, इसको मोटे तौर पे कह सकते हैं। कम शिक्षा वाले लोग क्या करते हैं, अक्सर दवा की खुराक गलत लेते हैं या इलाज बीच में ही छोड़ देते हैं। जो लोग शिक्षित नहीं होते हैं, वो गलत मतलब उसको डॉक्टर बताया कि 2-2 बूंद 3 टाइम, तो वो 3-3 बूंद 2 टाइम ले रहा है। कहने का मतलब है खुराक गलत ले लेते हैं, गलत टाइम पे वो दवा ले लेते हैं, जानकारी नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है, या हो सकता है कि अगर वो पढ़े लिखे नहीं है, अच्छे काम नहीं कर रहे हैं, रोजगार अच्छा नहीं है, तो वो क्या करें, उसके पास पैसा भी नहीं है, तो वो बीच में इलाज छोड़ देते हैं। या उसको पैसा भी है, सब चीज है, बोलता है कौन खाएगा 2 महीना दवा। कहने का मतलब है ये चीज भी एक बहुत बड़ा चीज है। केवल पढ़ना लिखना नहीं बल्कि स्वास्थ्य संबंधी जानकारी समझना और उसका उपयोग करने की क्षमता को जो है बढ़ाना पड़ता है। शिक्षित व्यक्ति जो है बीमारी के लक्षण को, यानी कि जो बीमार होने के जो सिम्पटम्स है उसको जल्दी पहचान लेते हैं और डॉक्टर का पूरा निर्देश, डॉक्टर का पूरा पालन करते हैं, डॉक्टर जो कहता है उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, बात समझे? चलिए इसी में दूसरा सबसे बड़ा चीज है अंधविश्वास और भ्रांतियां, जो मिथ्स है, अंधविश्वास है। जैसे कि हम लोग सुनते हैं ना, सांप काट ले तो उसको केला के पत्ता पे लेटा दिया जाता है, झाड़ फूक किया जाता है। भाई सांप काटा है ना, उसको वेनम का इंजेक्शन देना पड़ता है, जाकर के हॉस्पिटल जाओ, सुई दे दिलवाओ उसको, ठीक है। उसके ब्लड में पूरा जहर फैल गया है, उस ब्लड को जो है पानी बनाना पड़ता है, पानी की तरह पतला करना पड़ता है, तो जाकर के इंजेक्शन टाइम पे लीजिएगा तब ना आप ठीक होइएगा। और उस भ्रांति के चक्कर में, केला के पत्ते में लेटाने के चक्कर में, झाड़ फूक कराने के चक्कर में बेचारा पड़ जाता है। कहने का मतलब है ये जो अंधविश्वास है ये बहुत बड़ा, ये बहुत लोगों को जान ले लेता है। जागरूकता की कमी अक्सर गलत उपचारों की ओर ले जाती है, यानी कि आप जागरूक नहीं है तो आप गलत इलाज की तरफ चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में या जो पिछड़े क्षेत्र के लोग हैं वो बीमारी को जादू टोना या ईश्वरीय दंड मान करके क्या करते हैं, झाड़ फूक करवाते हैं। मान के चलिए किसी के सर में दर्द हो रहा है तो वो ये नहीं बोलेगा कि सर का जो नस है वो दब गया होगा, वो बोलेगा हवा लग गया है। किसी को मान के चलिए कि हाइपर टेंशन हो गया, इतना ज़्यादा टेंशन में हो गया कि वो करने लगा, इतना ज़्यादा टेंशन में आ गया कि वो करने लगा, कुछ से कुछ बक रहा है, बोलता है भूत आ गया।
तो कहने का मतलब समझ रहा है ना? अ, कोई किसी का दिमाग बौखला गया है थोड़ी देर के लिए, किसी का दिमाग जो है दूसरे की तरह सोचने लगता है, बोलता है शैतान, जिन्न वगैरह क्या-क्या परी वगैरह उसके शरीर में, बोलता है पकड़ के जुट्टों का झाड़-फूँक कर रहा है, तेरा नाम बताओ कालिया, नाम रहते कहाँ हो? पीपल के पेड़ पे। तो ये सभी चीज़ें जो है अंधविश्वास है, भ्रांतियाँ हैं। प्रभाव क्या है? सही इलाज में देरी होने से छोटी बीमारियाँ भी जानलेवा बन जाती है। यानी कि अगर जो कोई छोटी-मोटी बीमारियाँ हैं, उसमें भी अगर आप अंधविश्वास के चक्कर में इलाज नहीं कराइएगा डॉक्टर से, तो ये भी बहुत बड़ी बीमारी बन जाती है, जान भी ले सकती है। जैसे कि पीलिया, जॉन्डिस देखे होंगे, लोग क्या करते हैं, जॉन्डिस का इलाज डॉक्टर के पास नहीं कराते हैं, वो क्या करते हैं, घास-फूस खा के बोलते हैं ठीक हो जाएगा, ठीक नहीं हुआ तो गया काम से। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अब जॉन्डिस से भी मैंने देखा, खुद मेरा एक दोस्त जो है जॉन्डिस की वजह से वो डेथ कर चुका है। तो कहने का मतलब है वो जॉन्डिस को हल्के में ले रहा था, जॉन्डिस ही है ना, क्या दिक्कत है, कौन बड़ी बीमारी है? या सांप काटने को लोग हल्के में ले लेते हैं, वो झाड़-फूँक कराते हैं, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो रोकथाम कैसे कर सकते हैं? वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपना करके, मॉडर्न टेक्निक को अपना करके, केवल प्रमाणित डॉक्टरों से ही सलाह लें, यानी ऐसा डॉक्टर जो पढ़ा-लिखा हो, ठीक है? चलिए, निवारक स्वास्थ्य उपाय, यानी जागरूकता हमें बीमार होने से पहले ही बचाती है। अगर हम जागरूक हैं, तो हम बीमार होने से पहले ही हम बच जाएँगे। जैसे कोरोना के टाइम पे लोग जो जागरूक थे, वो क्या करते थे? पहले ही कोरोना का इंजेक्शन लेते थे। जो जागरूक नहीं थे, वो डरते थे कि ये ज़हर है, नहीं लेंगे, भाई वो टपक गए। कहने का मतलब है, याद रखिए कि शिक्षित लोग क्या करते हैं, टीकाकरण या नियमित चेकअप कराते हैं, हाथ धोने जैसी स्वच्छता की आदतों को महत्व देते हैं, कि हर टाइम पे कुछ काम किए तो अपने हाथ को सैनिटाइज करते हैं, यानी कि धोते हैं, साफ रखते हैं, तो ये सभी चीज़ों का महत्व देते हैं। जैसे इसके उदाहरण है पल्स पोलियो अभियान, जो पोलियो का खुराक आपको पिलाया जाता था, आप किसी को पोलियो नहीं हुआ था हम लोगों में, लेकिन हम लोगों ने सबने पोलियो पिया है बचपन में। ये क्यों पिया था? क्योंकि हम लोग जागरूक थे, हमारे माता-पिता जागरूक थे, सरकार हमारी जागरूक थी। इस वजह से हम लोग बीमार होने से पहले ही पोलियो का खुराक ले लिए ताकि हमें पोलियो ना हो। बात समझे? तो ये चीज़ें हैं। आगे देखिएगा, जीवन शैली के विकल्पों को समझना, तो यानी कि हमारे जो जीवन शैली है, शिक्षा हमें क्या करती है, समझने में मदद करती है कि हम जो धूम्रपान करते हैं, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा खाते हैं, शराब पीते हैं या जंक फूड जो आलतू-फालतू चीज़ खाते हैं, मोमोज़, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सभी चीज़ जो आलतू-फालतू कुरकुरे-फुरकुरे, तो ये सभी चीज़ों को खाने से क्या होते हैं, शरीर के अंदर कैसे नुकसान होते हैं, अगर ये हमें जानकारी है, अगर इस चीज़ की शिक्षा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, बीमारी से बच सकते हैं, हमारा स्वास्थ्य सही रहेगा, बीमार होने से बच सकते हैं। बात समझे? स्कूलों और कॉलेजों में स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, इससे हमें बच सकते हैं। आगे देखिएगा, मातृ या शिशु स्वास्थ्य, यानी कि बच्चे के स्वास्थ्य के बारे में, अगर कोई माँ पढ़ी-लिखी है, तो उसका जो बच्चा होगा ना, वो भी बहुत स्वस्थ होगा। क्यों? कि वो माँ पढ़ी-लिखी है, वो क्या करेगी, वो सही टाइम पे जो है टीका लगवाएगी बच्चों को, सही टाइम पे टीका लगवाएगी बच्चों को, सही टाइम पे स्तनपान कराएगी, सही से स्तनपान कराएगी, साफ-सफाई का ख़्याल रखेगी, क्योंकि उसको पता है कि किस चीज़ की वज़ह से मेरे बच्चे को नुकसान होगा, वो खाना सही से खाएगी, इससे बच्चा हेल्दी होगा। बात समझे? और बच्चे के मरने की जो दर है, बाल मृत्यु दर, वो भी कम होगा और बच्चा हष्ट-पुष्ट यानी कि कुपोषण नहीं होगा। बात समझे कि नहीं समझे? 7वाँ है हाइजीन एंड सैनिटेशन, यानी कि स्वच्छता और साफ-सफाई। स्वच्छता और साफ-सफाई का भी हमारे स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कहा जाता है कि साफ-सफाई आधी बीमारी है। अगर हम लोग साफ-सफाई नहीं कर रखते हैं, हम लोग अगर गंदे रहते हैं, तो हम लोग समझिए बीमार जल्दी हो सकते हैं। अगर हम लोग स्वच्छ रहते हैं, साफ-सफाई ज़्यादा में ध्यान देते हैं, तो समझिए कि आधा हिस्सा जो है, 1/3 आप स्वस्थ हैं। समझिए, कहा जाता है कि दुनिया का 1/3 बीमारियाँ केवल साफ-सफाई रखकर रोकी जा सकती है। यदि अगर हम लोग साफ-सफाई पर ध्यान दें, तो 1/3 बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जैसे जैसे कुछ बेसिक चीज़ है, जैसे हाथ धोना, भोजन से पहले या शौचालय के बाद साबुन से हाथ धोने से संक्रमण को हम लोग रोक सकते हैं। जैसे दस्त होने के या निमोनिया होने का जो खतरा है वो आधा कम हो जाता है, यानी 50% तक निमोनिया या दस्त होने का, पतला पैखाना होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। दूसरा है मौखिक स्वच्छता, यानी कि रोजाना 2 बार ब्रश करके दांतों को सड़ने से रोक सकते हैं। एक बार तो सुबह उठने के बाद ब्रश कीजिए, एक बार रात में सोने से पहले ब्रश कीजिए। तो ये चीजें हम लोग अपना करके जो है मुंह के रोग को हम लोग बचा सकते हैं, मुंह को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। शारीरिक सफाई करके रोजाना स्नान करना,
इन रोजाना अगर हम लोग नहाते हैं तो हमारे बॉडी में, हमारे त्वचा में जो है इन्फेक्शन नहीं होगा, फंगल इन्फेक्शन से हम लोग बच सकते हैं। ये चीजें थी। जल स्वच्छता यानी कि अगर हम लोग जो पानी पीते हैं, सुरक्षित पेयजल का स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव है। यानी कि अगर हम लोग जो पानी पीते हैं वो पानी अगर दूषित है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, पानी अगर गंदा है तो उसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं जो सीधे हमारे पेट पर हमला करते हैं और इससे कई बीमारियां हो सकती है जैसे कि हैजा या कोलरा, टाइफाइड, पीलिया या जॉन्डिस जिसको बोलते हैं हेपेटाइटिस ए। इन सभी बीमारियों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं तो बताए थे हमने कि पानी को उबाल करके पिए, फिल्टर करके पिए, क्लोरीन की गोलियां का इस्तेमाल करके पिए, पानी को जो है फिनाइल बोलते हैं, पानी को जो है साफ सुथरे जगह पर रखें। ये चीजें याद रखिएगा। अपशिष्ट प्रबंधन यानी कचरे उचरे को जो है सही से निपटाइएगा तो इससे भी बीमारियां जो है खत्म होती है, इससे भी आपके स्वास्थ्य पर इफेक्ट पड़ता है। यानी कि कचरे का सही निपटारा होना ना होना बीमारियों की जड़ है। यानी कि जैसे गुलाब कचरा मक्खियों, मच्छरों और चूहों को आकर्षित करता है। यानी कि अगर कहीं कचरा फैला हुआ है तो वहां पर मक्खियां आती है और वही मक्खियां फिर जो है आपके खाने पर बैठती है, मच्छर आते हैं, फिर वही मच्छर जो आपका खून निकाल करके ले जाता है, चूहे आते हैं और अनाज को फिर वो कुतरते हैं। सोच के देखिए, गंदगी को छू करके उसका दांत में गंदगी लगा हुआ है, वही वही फिर जो है आकर के आपके अनाज को कुतरते हैं। इससे बीमारी फैलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसको कैसे कर सकते हैं? तो इसको हम लोग रोकने के लिए क्या करेंगे? गीला कचरा को एक जगह, सूखा कचरा को एक जगह, यानी कि गीला और सूखा कचरे को अलग अलग हम लोग कूड़ादान में डाल सकते हैं। बात समझे? तो चलिए ये चीज है। सबसे लास्ट वाला देखेंगे फैक्टर्स जो है मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स। क्या है? मेंटल एंड इमोशनल फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो मानसिक है और जो हमारा इमोशनल यानी भावना है, ये चीज कैसे हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो स्वास्थ्य के वे अदृश्य स्तंभ है जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को गहराई से प्रभावित करते हैं। आयुर्वेद में भी कहा गया है कि स्वस्थ वही है जिसका मन खुश है। यानी आयुर्वेद में कहा गया है कि स्वस्थ व्यक्ति वही है जिसका मन जो है शांत है, मन प्रसन्न है, मन में खुशी है, मन शुद्ध है। ठीक है, बात समझे? यानी कि जिसको टेंशन नहीं है, यानी कि वो व्यक्ति स्वस्थ है जिसको टेंशन नहीं है। अगर आपके अंदर टेंशन है तो समझिए आप वैसे ही बीमार हैं। तो तनाव जो है आधुनिक जीवन का सबसे बड़ा कारण है। जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर कौन से हार्मोन निकालते हैं? कार्टिसोल हार्मोन निकालते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन निकालते हैं और ये हार्मोन निकलने से क्या होते हैं? लंबे समय तक अगर आप तनाव में रहते हैं तो ये सभी हार्मोन क्या करते हैं? आपके शरीर के जो इम्यूनिटी है यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता है, किसी भी रोगों से लड़ने की जो क्षमता है उसको कमजोर बना देते हैं और आपका बीपी ऊपर नीचे होने लगता है, शुगर बढ़ जाते हैं, डायबिटीज के पेशेंट बन जाते हैं। तो बात समझिए, इससे इफेक्ट क्या होते हैं? हाई ब्लड प्रेशर हो सकते हैं, हृदय में रोग हो सकते हैं, पाचन जैसी समस्याएं, एसिडिटी वगैरह, सिर दर्द वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, टेंशन की वजह से बोलते हैं ना मेरा सर फटा जा रहा है, भाई टेंशन क्यों लेते हो? सर नहीं फटेगा। इसके रोकथाम क्या कर सकते हैं? योग वगैरह कीजिए, गहरी सांस लेने वाला जो व्यायाम है उसको कीजिए, सही समय पर जो है समय का मैनेजमेंट सही से कीजिए तो ये चीजों से बच सकते हैं। भावनात्मक संतुलन को बनाने के क्या मतलब है? तो हमारी भावनाएं सीधे हमारे शरीर से जुड़े होते हैं, हमारे अंगों से जुड़े होते हैं। जैसे अगर हम खुश होते हैं, अगर हम ग्रेटिट्यूड की भावना में रहते हैं, अगर हम प्रेम की भावना में रहते हैं, किसी के प्रति जो है हम सम्मान दिखाते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, किसी से अच्छे तरीके से बात करते हैं, हमारे शरीर में एंडोर्फिन नामक या डोपामाइन नामक गुड फील हार्मोन छोड़ते हैं। यानी कि अगर हम खुश रहते हैं, ग्रेटिट्यूड की स्थिति में रहते हैं, प्रेम की भावना हमारे शरीर में अगर रहती है, यानी मन से हम खुश रहते हैं तो हमारे शरीर में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन निकलते हैं जो क्या करते हैं? घावों को जल्दी भरते हैं। घाव जो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती है उसको जल्दी से ये ठीक करते हैं ये हार्मोन और हमारे शरीर में एनर्जी को बढ़ाते हैं। इसीलिए देखें जब भी आप मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो आप एनर्जेटिक हो जाते हैं। क्यों? जब मोटिवेशनल स्पीच सुनते हैं तो आपका मन शांत रहता है, आप खुश रहते हैं। गाना सुनते हैं तो आप खुश रहते हैं। जब आप खुश रहते हैं तो आपकी बीमारी जो है वो ऑटोमेटिक तरीके से ठीक होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर में एंडोर्फिन और डोपामाइन जैसे हार्मोन निकलते हैं। इसके नेगेटिव इफेक्ट देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक क्रोध करता है, गुस्सा करता है, ईर्ष्या, दूसरे से जलन होती है, यानी दूसरे को देख के वो जलता है, ठीक है, तो डर जो है या किसी के प्रति उसको डर है तो उसके शरीर में टॉक्सिसिटी बढ़ जाती है, जहर फैल जाता है। समझिए उसके शरीर में वो जहर आपके शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। जैसे लंबे समय तक दुख या
शोक में रहने वाले व्यक्ति की भूख मर जाती है। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक डिप्रेशन में है, लंबे समय तक जो है कहने का मतलब है वो शोक मनाता है, लंबे समय तक दुखी है, तो उसकी जो भूख मर जाती है और उसकी जो नींद है वो उड़ जाती है, खत्म हो जाती है, जिससे शरीर कमज़ोर हो जाता है। बात समझे कि नहीं समझे? चलिए चिंता के बारे में देख लेते हैं। ये वही चीज़ है कि लगातार थकान महसूस होना, चिंता से क्या होते हैं? चिंता अगर हम लोग करते हैं, ये बहुत गंभीर समस्या है कि चिंता अगर हम लोग करेंगे तो इससे क्या होते हैं? लगातार थकान महसूस होते हैं, ठीक है? वज़न अचानक बढ़ना और कम होना, वज़न क्या होते हैं हमारा अचानक कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये चिंता छोड़ देना चाहिए। किसी चीज़ के बारे में इतना चिंता मत कीजिए कि आप बीमार पड़ जाइए। शरीर में अचानक दर्द उठ जाते हैं किसी चीज़ में, तो इससे कैसे रोक सकते हैं? तो मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित हम लोग सलाह ले सकते हैं किसी डॉक्टर से, अपनों से बातचीत कर सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर से जो है सलाह ले सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब इन सभी बीमारियों को हम लोग कैसे रोक सकते हैं? तो उसका सीधा-सा एक फंडा है कि 7 से 8 घंटा आप सोइए। यानी कि मानसिक शांति के लिए सबसे ज़रूरी है 7 से 8 घंटा नींद। दूसरा है डिजिटल डिटॉक्स यानी कि सोने से पहले कम से कम 1 घंटा आप मोबाइल से दूर रहिए। सोने से पहले कम से कम 1 घंटा मोबाइल से दूर रहिए। लेकिन होता क्या है उल्टा सोने जाते हैं, चलो रील्स स्टार्ट किए, मूवी स्टार्ट किए, मूवी देखते-देखते सोए, तो ये बहुत बुरी बात है। तीसरा है हॉबी, कोई हॉबी होनी चाहिए जैसे कि किसी का हॉबी होता है पेंटिंग करना, संगीत सुनना, गार्डनिंग करना, वॉकिंग करना, टहलना, क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना, तो ये सभी हॉबी को जगाइए, समय निकालिए इन सभी हॉबीज़ के लिए, ठीक है? तो इन सभी हॉबीज़ के लिए अगर समय निकालिएगा तो आपका हेल्थ वैसे ही क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, थोड़ा-सा लंबा हुआ लेकिन आपको उम्मीद करते हैं मज़ा आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो लेक्चर होगा हमारा ऑब्जेक्टिव, यानी इसी टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे टॉप 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, तो उसमें मज़ा आने वाला है। चलिए फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।